नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। एक बार फिर इस प्रोग्राम यादों के वर्क से एक मुलाकात में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। जब तक बाकी लोग जुड़ते जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग शेयर करना शुरू कीजिए, फिर हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। मैं भी तब तक कुछ अपने देखने वालों को शेयर करता हूं। दे दो इधर ही। और कुछ चाय की चुस्कियां भी हम ले लेंगे। वेलकम वेलकम राजी। मैं अपने मेहमान को भी शेयर करता हूँ, हो सकता है उनको भी आगे शेयर करना हो। आपको भी मैंने शेयर किया, आप शेयर करते रहिए। नमस्कार हिना, नमस्कार। आप तब तक शेयर करते रहिए, जस्ट 2 मिनट और ले लेंगे। हाँ, संतोष जी नमस्कार, हरीश पंडित जी नमस्कार, हिना नमस्कार, राजीव जी नमस्कार, ललित गुप्ता जी वेलकम। आज आपने समय निकाल लिया टाइम पे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जब तक और लोग जुड़ते जाएंगे, तब तक हम थोड़ी चाय की चुस्कियां ले लें। ठंड का मौसम चारों तरफ है और उसमें चाय की चुस्कियां लेने में आनंद होता है। ओह ललित जी, थैंक यू, ऑफिस से ज्वाइन किया आपने, सो नाइस। हरीश जी, आप भी आगे बढ़ा दीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अर्जू 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 सवाई।
चलिए, बहुत सारे लोग अब आ गए, वेलकम। आप लोग कुछ कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन से लोग ज्वाइन किए हैं। चलिए, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हमारे बीच में वो कलाकार है जिसने 10 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से पहला गाना रिकॉर्ड किया है, जो गजल, सूफियाना और कश्मीरी मौसीकी को ना सिर्फ गाते हैं बल्कि उसको बढ़ावा भी देते हैं, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुल्कों में अपनी गायकी का लौह मनवाया और आवाज का जादू बिखेर दिया, जो एक ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और जो उन्होंने अपने पिताजी श्री पंडित शांति कौल जी, जिनको शांति चैतन्य के नाम से भी मशहूर है वो, और साथ में उन्होंने निर्मला अरुण जी, एक रिनाउंड सिंगर और एक एक्टर भी रह चुकी है, और फिल्म स्टार गोविंदा की माता जी भी है, और उन्होंने तबला भी सीखा उस्ताद हशमत अली खान साहब से। साथ में जो बाकी जो गायकी करते हैं वो तो उनसे पूछेंगे, बट जो उनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ रही है। गुलाम अली खान साहब के साथ, पंडित भीमसेन जोशी, जिस स्टेज को उन्होंने शेयर किया वहां पे कौल साहब भी वहीं पे थे जो आज हमारे मेहमान हैं, और साथ में आशा भोसले जी के साथ। ये सब पूछेंगे आप आगे आने वाले प्रोग्राम में। तो चलिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, स्टेज पर हम तालियां बजाते हैं, यहां पे हमारे लाइक्स, हमारे कमेंट्स, वो तालियां हैं हमारी। तो हम वेलकम करते हैं आज के मेहमान श्री धनंजय कौल साहब। नमस्कार मारा, नमस्कार, वेलकम मारा, वेलकम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपका म्यूट है, आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट कर रखा है। जी जी, नमस्कार। वेलकम मारा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रहा। स्टेज यूअर्स। शुक्रिया बहुत आपका, आपने मुझे याद किया। मारा, वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। सही में वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे प्रोग्राम में आज आए हो। सचमुच ही जो एक कमी थी आज पूरी हो गई है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक्स, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मारा, बिल्कुल, ये हैप्पी न्यू ईयर। तो मुझे उम्मीद है आपका आज गला थोड़ा साथ दे देगा। तो मैं ये दर्शकों को also बताना चाहूंगा कि कुछ देर से इनका थोड़ा गले में कुछ गड़बड़ चल रही थी, जैसे मैंने भुगता है वो बिल्कुल हम बात कर रहे थे तो लग रहा था जैसे एक दूसरे के दुख बांट रहे हैं। तो फिर भी आज हमारे प्रोग्राम में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और वी आर ब्लेस्ड। सो वैसे तो हमारा फॉर्मेट हो जो प्रोग्राम का है वो शुरू करते हैं हम कि आप अपने लाइफ के बारे में। मैं चाहूंगा आप वो गजल हमें सुनाइए और वो गीत सुनाइए जो आपने 10 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पे रिकॉर्ड किया था, अगर याद है आपको। होपफुली याद होगा क्योंकि पहली डेब्यू है। मुश्किल है, लेकिन उसमें कई गाने थे जब मैंने शुरू एक किया था पहला आपको गाना। याद दिला दो जो आपने कहीं जिक्र किया था कि वो था साहिल पर लाई और सफीने डुबो दिए, कुछ इस तरह के बोलते हैं उसके। वही मैं बता रहा था कि जब मैंने शुरू किया, जब सीखता ही था तो मेरे पिताजी मुझे जो राग पे आधारित जो गजल की धुन होती थी, और तो उससे वो मुझे राग भी समझ आता था, और तो मैंने शुरुआत उसी से की थी, गजल और ठुमरी से। तो ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया, सो आई वाज अराउंड 10-11 इयर्स ऑफ एज, तो उस वक्त मैंने गजलें ही रिकॉर्ड की। तो उसमें वो साहिल पलाई सफीने, वो शायद अगर कुछ अहिर बुराई याद है बुराई सुना दीजिए। एक मुकड़ा मैं कोशिश करूंगा।
भलाई और सफीने डुबो दिए साहिल फैलाए और सफीने सफीने डुबो दिए यूं जिंदगी रुलाया के रो दिए साहिल सफीने सफीने डुबो दिए। उर्जू क्या बात, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इतने सालों बाद इसको सुनाया। चलिए हमने याद दिलाया आपको। चलिए आप शुरू करते हैं कि आप वैसे तो सारी दुनिया जानती है आपके बारे में, आप बहुत ही शानदार सिंगर है, गजल सिंगर है, बहुत सारी जो फॉर्मेट गाते हैं गायकी के। बट हम आप जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका बचपन, आपकी पढ़ाई कहाँ से आपने शुरू की, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी जी, मेरी पैदाइश हुई मानसबल सफापुर नाम से एक क्या मशहूर बात, उलमुली नजदीक हुई। हाँ, तो आपके पड़ोस में ही है और बांडीपुरा तिलवला से से पढ़ता है। हाँ, तो पहले वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट होता था, अब वो हाँ, बांडीपुरा बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट। है। एंड तो वो निहायत ही खूबसूरत गांव है और बिल्कुल उसके थोड़ी सी एलिवेशन पे है वो। एक तरफ से उसका ये जो माउंटेन रेंज है लेफ्ट साइड का सोनमर्ग वाला वो है, और सामने मानसबल झील है जो वाह, एक छोटी मीठे पानी वाला मानसबल झील। अभी होके आया हूँ मैं वहाँ, अक्टूबर में आवाज दिया। हाँ, और वो तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और उस माहौल में, नेचर में, और मेरे फादर जहाँ रहते थे तो वहाँ सब बगीचे थे, ज़मीनें थीं और पेड़, मवेशी और लाइव स्टॉक और ये सचमुच सब एक कुछ जन्नत का माहौल होता है गाँव का। उस माहौल में। और बिल्कुल जो 100% यू नो लिविंग इन नेचर एंड लिविंग बाय नेचर। लिविंग बाय नेचर है, और सही मान। तो वो था कि वहाँ पे उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई और वहीं मैं इब्तदाई जो मेरी सारी तरबियत थी वहीं हुई, पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग सब कुछ। तो ये शुरुआत थी। फिर मैंने उसके बाद फिर काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन अभी आप इब्तदाई में थोड़ा सा आप अपने पिताजी के बारे में बताइए, क्योंकि जी, नाम तो जी। सुना पर थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी तो जब गृहस्थ में आए तो फिर उन्होंने अपना जो उनकी ज़मीन का जो मामला था वो सँभाला, लेकिन वो साधु थे, वो बचपन में ही सन्यास में थे। अच्छा। तो उस सन्यास में ही उनको उनका जो उनकी जो एक स्पिरिचुअल रास्ते पे थे वो। लेकिन उसके बाद ओके। अपनी 10-15 साल की साधना के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो गृहस्थ में आए, तो उस वजह से तो वो उनकी, जैसे जितना मैंने उनको जाना है, तो वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत उनके पास जो जो सन्यास में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, जो उन्होंने
उसमें संगीत भी आता है, संगीत, साहित्य और बिल्कुल ड्रामेटिक्स और फिलॉसफीज़ और हर चीज़ के तो इसलिए उनके बहुत परस्तार थे पूरे हिंदुस्तान में, यानी सभापुर में जब मैं व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अच्छा, अप, तो हमारे घर बड़े-बड़े फ़नकारों का आना-जाना था जो कश्मीर आते थे, तो वो उनको पता लग जाता था कि शांति जी सभापुरा में हैं और वो कोई न कोई उनको वहाँ लाता था। क्या बात! तो शांति तो वो चैतन्य जी उनको उस माहौल बोलते थे। जी, उस माहौल में क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी उनकी और ये पूरी दुनिया उनको को पता है जो लोग उससे वाबस्ता थे। तो तो वही वजह थी कि जब मैंने होश सँभाला, तो मैंने तब उनको देखकर ही तो जो उन्होंने मुझे सुनाया, बल्कि जो उस वक़्त जो मुझे वो बताते थे कि संगीत का क्या स्वरूप होना चाहिए और कैसे मुझे करना चाहिए, तो लोग आजकल वो मैं सुनता हूँ आजकल जो अभी जो मॉडर्न अप्रोच है टुवर्ड्स इंडियन म्यूज़िक एंड जो होना चाहिए अब अ, कि क्या व्हाट शुड बी द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिसिंग इंडियन म्यूज़िक और इवन उसको उसको सुनने का एक पर्सपेक्टिव अलग होना चाहिए। वो उस वक़्त वो मुझे बताते थे। तो और फिर जो पंजाब अंग की गायकी है वो मुझे सुनवाते थे और उनके पास बड़ी हुँ, लाइब्रेरी थी, बुक्स थी, रिकॉर्ड्स थे एंड तो मेरे ज़हन पे वही वो असर मतलब बचपन से ही लगा। आपको फ़ीड किया गया, म्यूज़िक का आपको पूरा जो है विरासत में ही मैं बोलूँगा मैं विरासत मिला। तो बाद में आपका जो पटियाला घराना से जो अपना निर्मला अरुण जी, उनके साथ कैसे आपका जो वो ये होता मतलब है मुलाकात हुई, बचपन से तो ताल्लुक वो हुआ? सुनाते थे। जी, जी। वो एक दिलचस्प एक एक यू नो कहानी है। इस तरह से हुआ कि रेडियो संगीत सम्मेलन होता था तो हम लोग रिकॉर्डिंग सुनते थे तो मैं बचपन से ही मैं जानता था तो मुझे उनकी गायकी बहुत पसंद थी। जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब ये वो सुनाते थे और उसमें बेगम अख्तर जी का वो सुनाते तो मैं सुनता तो जिनकी उसमें जब आपने निर्मला गायकी गाई। जी की जब ये गाना सुना तो उनकी ठुमरियाँ मैंने लाखों के बोल सहे और ये सब बहुत ठुमरियाँ जो सुंदर, मैंने निर्मला सुनी है उसकी। गज़लें उनकी, तो तब तो वो उनकी जो आवाज़ थी और वो जो तैयारी थी, वो वो तो एक ऐसा था उनके उनकी गले में कि वो बिल्कुल इंसान उसको बस सुन सकता है सिर्फ़, उसको कर नहीं सकता। तो मैं उनका बहुत ही मतलब फ़ैन था। फिर मैं उस टाइम मैं 8th या 9th में था तो वो संगीत सम्मेलन के लिए वो कश्मीर आ गईं। वो एक सरकारी टूर होता है और ये एकदम तो वहाँ तो मेरे पिताजी वहाँ रेडियो में गए और जब उनसे मुलाकात हो गई और वो वहाँ से फिर नेक्स्ट डे बस सभापुर आई। तो उन्होंने बोला कि मैं सुबह अच्छा, आऊँगी और शाम को मैं वापस चली क्योंकि क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थी। उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही हुँ। सुबह 4 बजे से उठ इस के फिर तरह की उनका गायकी में तो सचमुच ही स्पिरिचुअलिटी घुस जाती है फिर। जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। तो वो सुबह सब अरेंजमेंट हुआ ट्रांसपोर्ट का वो सभापुर आई। 1 घंटा लगता था श्रीनगर से तब और वहाँ उस वक़्त मेरी दादी उनको माताजी कहते थे, वो हाल-ए-हयात थी और सब लोग थे घर में। तो मेरे फ़ादर के सारे स्टूडेंट्स मतलब हमारी फ़ैमिली छोटी थी, मैं, मेरी दादी और मेरी माँ और मेरे बड़े भाई। तो हम एक छोटी फ़ैमिली थी, लेकिन मेरे पिताजी के शागिर्द बहुत थे। सफ़ापुरा के जो तमाम मुसलमान नौजवान, जो क्या साहित्य बात! और संगीत से और से रिलेटेड तो वो आए तो उनका ऐसा दिल लगा वहाँ कि वो वहीं रहीं। उन्होंने कहा अच्छा, मैं जाऊँगी नहीं। हाँ, क्या फिर बात! शाम को फिर उन्होंने गाया और फिर रात को रही तो पूरा हम 24 घंटे उनके साथ रहे। तो क्या वो बात! आशीर्वाद क्या जो बात! उन्होंने थोड़ा-सा गाया, एक आसन उन्होंने मुझे दिया उस दिन, थोड़ा-सा मैंने गाया और उसके बाद उन्होंने मुझे अ, बहुत आशीर्वाद दिया और फिर कुछ सबक भी बताए रियाज़ के। फिर वो रियाज़ की फिर जब वो 3 दिन के बाद चली गईं बॉम्बे, विरार में रहती थीं वो तब, तो वो मेरे फ़ादर क्या को फिर लेटर्स लिखती थी। वो उनको मेरे फ़ादर को भाई साहब करके बुलाती थीं।
तो फिर और मेरे मेरे बारे में पूछती कि उसने ये किया, ऐसा किया, उसको ऐसे बोलना करे, ऐसे करे, ऐसे करे। तो बहरहाल वो उनका एक बहुत बहुत बड़ा बढ़िया, एक मतलब आशीर्वाद था ब्लेसिंग रही है। जो मुझे उस तो टाइम मैं ये तो ये यहाँ पे जो हाँ, हमें देख रहे हैं, अभी सुन मैं रहे इसमें हैं, वो भी बोलना चाहूँगा क्योंकि शायद शुरू में मैं उसको मिस होगा कि जब मैं पढ़ रहा मतलब संगीत सीख ही रहा था कश्मीर में, तो मेरे पिताजी के बहुत क्लोज़ वो उनके भाई जैसे थे पंडित भजन सोपोरी जी। वो रेडियो जय हो। कश्मीर में म्यूज़िक पैक्स थे। तो उनसे मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा है। मैं इस टाइम उनको हमेशा और हमेशा याद करता हूँ कि वो मेरे मतलब उन्होंने मुझे फ़ॉर्मली शागिर्द तो नहीं बनाया, लेकिन मैं उनका शागिर्द ही था और बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह तो तो पंडित भजन सोबरी जी का ये था कि उनकी जो विज़डम थी और उनकी जो जो नॉलेज थी सच माने, संगीत की सही में। और ख़ासकर कि गायकी में क्या होना चाहिए था, ये जो तो बचपन से मैं श्रीनगर जाता था, मेरे फ़ादर मुझे लेते थे तो मैं उनके वहाँ घर पे रहता था, 2 दिन, 3 दिन। तो उनका बहुत बड़ा मेरी लाइफ़ में और खुद तो वो बिज़ी रहते थे कंपोज़िशन करने में और अपने संतूर के साधना में। लेकिन वो एक वर्ल्ड क्लास एक जीनियस म्यूज़िशियन थे। नो डाउट, नो डाउट। तो उनकी सोहबत में मैंने बहुत कुछ क्योंकि उनने मेरे लिए कंपोज़िशंस मैंने वो गाई। तो उस वक़्त वो भी जब निर्मला जी का ये था तो वो सारा वो उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ किया था संगीत सम्मेलन कॉन्सर्ट श्रीनगर में, ऑडिटोरियम में। तो मैं भजन जी की एसोसिएशन में बहुत रहा। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि वो जो भी गुणी लोग होते हैं दुनिया में उनसे हमेशा कुछ न कुछ लेना चाहिए, कोई बिल्कुल भी हो, सही है। कहीं भी हो। फिर जब वो दिल्ली भी आए तब मैं छोटा था माइग्रेशन के बाद उस वक़्त भी उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जो अब मेरे काम आ रहा है। मतलब न सिर्फ़ टेक्निकल यू नो नॉलेज ऑफ म्यूज़िक बट लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ। ज़िंदगी के कुछ और यहाँ, बहुत सही में। so he was ये एक भी है कि हमारा पिछला गाइडिंग प्रोग्राम जो है उनके सुपुत्र के साथ था, अभय सोपोरी जी, के जी, साथ। आप yeah. So पिछली बार जो he was a guiding force in my life. जब when I was going through hard times in Delhi after migrating to after shifting to Delhi तो मैं उस टाइम छोटा था। तो अगर वो दिल्ली में नहीं होते तो मैं बिल्कुल इस ऐसा लगता कि मैं रेगिस्तान में कहीं अकेला हूँ। Since he was here so उनका सपोर्ट और उनकी जयकार होगा, आशीर्वाद जयकार। तो मेरे बहुत ही मतलब भजन जी के बारे में जहाँ भी जितना भी कम बात करें कम ही होता है, और सारे लोग उनकी जो भी उनसे मिला है, जो भी बात बजता हुआ है, तो वो उनकी बहुत हमेशा यही तारीफ करते हैं कि नॉट ओनली म्यूजिक, बाकी जगहों में भी वो हमेशा गाइड करते थे। अभी जो मैंने एब्सोल्युटली आपका जो पोस्टर बनाया था उसके बैक्स जो बैकग्राउंड में म्यूजिक डाला था, वो भी भजन जी का भी गाया हुआ। मैं इनफैक्ट जो अपर्णा जी ने मुझे वो भेजा भी था कि वो जो भजन जी ने खुद उनकी अपनी आवाज में गाया, अपनी जी, आवाज में उनने गाया। गाया और हाँ, वो पंडित रवि किशलु जी ने भी गाया हाँ, वो और वही वही बोला ना उन्होंने उन्होंने कि भी उनके गाया सामने गाया था, रवि था किशोर जी के सामने गाया था। बहुत ही और सुंदर है। उनकी जो एक बार वो सुना दीजिए, एक बार सुना दीजिए वो, जबकि मेरे पास इस टाइम रिकॉर्ड, एक बार सुना दीजिए, बहुत मेरे शानदार है। ज़हन पे ही निकल गया। एक लाइन मैं उसी ये हो गया मैं उनका कुछ और सुनाऊँ? और सुना दीजिए जो आपको याद है, और सुना दीजिए। ये उनकी कंपोज़िशन है पंडित भजन सोपुरी जी की। प्लीज। मार मते महापार करने सदा इसमें आप इसमें देखें कि इसमें सुरों का इस्तेमाल ये रसूल मीर साहब का कलाम है। ये अच्छा, मुखड़ा याद है इसमें आप देखिए इसमें सुरों का इस्तेमाल कैसे है खमाज थाट में ही मार मत पार यार
बमंग बमंग मर मची मर मची महापार यार इत बमंग बमंग बोझतम सार पार बोझतम सार पार बोझतम सार पार यार इत बमंग बमंग gama pa gama re ni sa gama pa gama ni da dani da ba da ma pa gama re gama da pa gama ga re gama pa gama re ni sa gama pa gama re ni sa mar mat ma pa मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहरहाल रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत सुंदर। और आपने अभी जिक्र किया, आप जब कश्मीर से प्लान हुआ, अनफॉर्चुनेट हमारा जो एक्सोडस हुआ, तो उसके बाद आप लोग दिल्ली चले आए कि आपके घर वाले भी साथ थे उस टाइम? आपकी उम्र क्या रही होगी? क्योंकि मैं दिल्ली आया था, मैं पंडित भजन सोपरी जी के साथ ही दिल्ली आया था। अच्छा अच्छा। फ्लाइट में, तो फ्लाइट में मैं आया था। यहाँ पहले मैं फंस गया था वहाँ कर्फ्यू में श्रीनगर में। मेरे मेरे बड़े ताया जी थे, पंडित श्याम कौल जी, वो रहते थे फ्लैट्स। तो मैं वहां था, मैं 15 दिन वहां फंस गया कर्फ्यू में। फिर उसके बाद गुलाम नबी शेख साहब, वो उनको जन्नत में होंगे, वो सही ग्रेट सिंगर, तो एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो वो सुबह सुबह सरकारी जीप में आए और मुझे पिकअप किया और एयरपोर्ट ले गए। तो मैं दिल्ली आया। दैट वाज जनवरी 90। अच्छा, जनवरी, वो जो खतरनाक माहौल हो गया था। तो मैं कुछ कपड़े लेकर कुछ बुक्स लेके आया था, बस। फिर मैं वापस नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर वो सभापुरा में ही थे। अच्छा, सभापुरा में तब तक नॉर्मल थे, श्रीनगर में है कुछ। तो फिर मैं दिल्ली में फिर रहा। वो रिकॉर्डिंग एक थी, एक टेलीविजन की कोई प्रोडक्शन थी, उसमें मैंने गाया, फिर घूमा फिरा, शॉपिंग की, कुछ पैसे मिले। बाद में मैं 1 महीने के बाद दिल्ली से वापस आया जम्मू। जम्मू में मेरे कजिन्स थे सेटल्ड, बड़े कजिन थे, उनको हम भाईजान बोलते थे, सरवाल में रहते थे। तो वहां रहा, खूब मस्ती की। तो तब पता चला कि कश्मीर में तो आग लगी हुई है। और फिर मैं जम्मू में दर-बदर भटकता रहा अप्रैल तक। अप्रैल में हमारे घर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो हाउस वाज अटैक। हाँ, उनको पता था कि शांति जी शायद कोई बहुत बड़ी कोई आईबी एजेंट या कुछ हैं, क्योंकि इनके पास इतने लोग आते हैं। वो घर में छुपे रहे। वो रात को आए मिलिटेंट्स दूसरे गांव से, उन्होंने एक आईडी प्लांट किया हमारे घर की दीवार के साथ, और रात के 1 बजे उन्होंने उसको डेटोनेट किया। और वो इतना जबरदस्त ब्लास्ट था कि उस घर का वो एरिया ही उड़ गया। लेकिन ये लोग लकीली दे वर स्लीपिंग इन द अदर साइड ऑफ द हाउस। और फिर सुबह तक वो बेहोश हो गया, और सुबह तक फिर हजारों लोग, और उनको फिर 10 दिन लग गए निकलने में, क्योंकि हमारे 4 घर और पंडित हमारे जो पड़ोसी थे, भान फैमिली थी और एक और फैमिली थी, वो सब वेट कर रहे थे कि शांति जी जब निकलेंगे तब निकलेंगे हम। फिर उनको लेकर 10 दिन के बाद मेरे पिताजी, माँ और भैया वो जम्मू आए।
और जम्मू में हम रामकृष्ण आश्रम में रहे 1-2 महीने। ओह, उदयवाला वो मेरे पिताजी के बड़े गुरु हाँ, भाई हैं, अच्छा स्वामी अच्छा। शक्ति महाराज जी। उनके आश्रम में हम रहे 2 महीने। उसके बाद मैं दिल्ली आया। वो मेरा फिर एकदम एक सिचुएशन वाज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड आई वांटेड टू डू समथिंग। हालाँकि मुझे उस वक़्त नहीं पता था कि इतना आसान नहीं है, कि जितनी फिर मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी। वो जम्मू में ही रहे, मेरे ब्रदर और मेरे पेरेंट्स, मैं दिल्ली आ गया। बिल्कुल, ये कहानी है। मैं दिल्ली आया करीब जुलाई-अगस्त 90 में, जुलाई-अगस्त के आस-पास। दैट सपापोरा के जन्नत को छोड़ के गर्मी में, दिल्ली की जी, गर्मी में झुलसते। तो मुझे याद है आपकी एक जो नज़िम सर्विंग बग्यावनाज, हाँ, उसमें तो वो मतलब वो फायर दिख ही रहा था, बग्यावनाज जो आपने विज्ञान हाँ, बिल्कुल। एक बार सुनाई है। वो 93 में 1993 में वर्ल्ड बहुत कश्मीरी ज्यादा पंडित वो कॉन्फ्रेंस सुना था मैंने, बग्यावन, यस। ऑडिटोरियम में हुई थी और पंडित भजन सोपुरी जी ने उसको कंपोज़ किया कंपोज और किया वो था। फ्री वर्स है। नदीम बिल्कुल, वो साहब तो की वो आप नज़्म है, सुछ साथ बड़ मुश्किल ग्यावन, यस, सुछ ग्यावन सठा मुश्किल। हाँ, बीच में अगर कश्मीरी मैं बोलूँ तो शायद लोग समझेंगे। तो नहीं नहीं, वो गरमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, वो चाहते हैं कुछ थोड़ा सा उसको ढा दीजिए। जी, जी, तो सोसा अंदरपुर, वो वो उस टाइम वो एक वो जो उस टाइम का माहौल था। जी, वो नॉर्मल गाना नहीं है और नहीं उसमें नहीं, वो तो अ, बग्यावनाज, वो उसने तो क्या। बहुत मुश्किल था उसको उसकी धुन को करना, तो उन्होंने किया 2 लगे। उसके बाद मैंने सिर्फ में उसको गाया और उसके बाद में करीब हज़ारों जगहों पे मैंने उसको गाया होगा और लोग बहुत इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते थे, अभी भी होते हैं। अगर मैं यूएसए में जाऊँ या यूरोप जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ कश्मीर के लोग हैं वो वो वैसा ही है, जरूर उसको डिमांड, भूलते जैसे नहीं मैंने आज डिमांड की है। क्योंकि उसकी वही था ना वो, जो आइकॉनिक है, उसके वो सही में आइकॉनिक है वो। एक बार सुना लीजिए, थोड़ा सा सुना दीजिए। ये वो एक उसमें एक यूनिवर्सल मैसेज है। वो एक इट्स लाइक यू नो एक आइकॉनिक पोएम है वो। अगर मैं चाहूँ अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है, बीच में मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई लेकिन के लिए अगर सोचा जाए तो 2 कार नज़्में उसमें आनी चाहिए। एक तो बिगियान नाज़ सुनागमा का व्हिच इज़ ऑल अबाउट दैट पीस शुड प्रिवेल अल्टीमेटली दैट वो वो उसका तो है, एक उसके बारे मकसद में है। चाहे वो हमें दूसरा दर्शा रहा था, बट हाँ, ठीक। और दूसरा साहिर लुधियानवी जी की परछाइयाँ। ये दोनों चीज़ें मैं गाना चाहता हूँ। तो क्योंकि नादिम साहब भी एक प्रोग्रेसिव दौर के शायर थे, प्रोग्रेसिव थे वो ख़यालात से और लिखने में उनका जवाब नहीं था। मुझे लगता है दुनिया के बड़े शायरों में उनका शुमार होगा एग्जैक्टली नादिम साहब का। उनको सोवियत नेहरू अवार्ड उस टाइम उनको दिया एग्जैक्टली गया मिला। 70s में। तो वो तो गज़ब चीज़ है। मैं उसकी जो अच्छा उसमें उसमें कुछ लाइनों को इधर-उधर करके हमने धुन के हिसाब से उन्होंने किया भजन जी ने उस टाइम वो एडजस्ट करना पड़ता ताकि है। उसमें एक रवानी बने। क्योंकि जब आप हाँ, किसी वो चीज़ को वही गाएँ है। तो हाँ, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा करके। थोड़ा सा, थोड़ा सा। रे नि ध नि रे सा रे ग म प ग म रे नि रे ग म रे नि रे नि ध ध प म ध प प ध सा ग म प ग म रे नि रे म ध प प ग म प ग म रे ग म नि ध म ध सा रे ध म रे म ध प ग म प ग म रे नि ध सा बजावन असुनगम का बजावन असुनगम का बुलंद बुलबुलंत सुम्बुलंत मसवलन उदय कुमार हो बुलंद बुलबुलंत सुम्बुलंत मसवलन उदय कुमार हो तुम्हार मोत मधुर मधुर नजर हो सुनगम का बजावन सुनगम का बजावन सुनगम का बजावन
नगमका Tikaz şu cangabaz Jalsaz holbendis Kashiri myani zaghet आप पानी लीजिए Sumbulan थोड़ा। apari forgatan Chwanchu haklan To budmalan bihir Achanchu zalzan Khatich kot balzan To kalo upur Sangran wale chunalzan To yavna az बहुत बुलंद बुलंद सुबुलंद मसवदन हुंदे कुमार हो तमार मो मधुर मधुर दिन सुनग मका नग मका बुलंद बुलंद तुम बुलंद मसवलन हुंदे खुमार हो तुम्हार मुत सुनग मका तुम्हारा पेज पढ़े। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बीच में खांसी आएगी। जी उनको तो पानी साथ रख लीजिए, आप पानी पीते रहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, आप हमारे लिए गा रहे हैं, मैं जानता हूँ कितना मुश्किल हो रहा है आपको। तो इससे बड़ी मेरी वादे है। मुझे याद है कि 93 के बाद मैं जम्मू जाता था साल में 2 बार। तो अभिनव थिएटर में मेरा कॉन्सर्ट होता था, तो अभिनव थिएटर हाउसफुल होता था, पूरा 700-800 लोग होते थे। और जब मैं ये गाता था तो आधे से ज्यादा हॉल रोता था। लिटरली मैं रो रहा था खुद अपने, मैं जब आपको पहली बार सुना ये मैंने सचमुच ये उस टाइम उन्होंने हमारा दर्द सचमुच लिखा हुआ, हमारा दर्द उस टाइम दर्शाया था, और आपकी आवाज ने तो उसको आप लीजिए पानी लीजिए आप थोड़ा सा। आपने एक बार चंडीगढ़ में आके भी परफॉर्म किया था। जी चंडीगढ़ से मेरी देखा जाए तो चंडीगढ़ से ही मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी शुरू हुई, और मुझे एक आइडेंटिटी मिली। दैट वाज बिकॉज ऑफ पंजाब संगीत नाटक एकेडमी, रोज गार्डन। तो वहां मैं परफॉर्म करता था, इंडियन एक्सप्रेस उसको कवर करती थी, उस प्रोग्राम को, रोज गार्डन फेस्टिवल में। और तो वो एक मेरे पास एक बहुत बड़ी वो मुझे रहे। 3 बार मैं चंडीगढ़ गया हूँ, बल्कि अभी मैं आना चाहता हूँ चंडीगढ़। मुझे याद है ना, क्योंकि मैंने सुना था, मैं अटेंड नहीं कर पाया, मैंने सुना तभी मैंने आपको पूछा। तो आपने चंडीगढ़ आइए, दोबारा आइए एक बार फिर। मेरे यादगारी प्रोग्राम्स हैं, और वहाँ ऑडियंस भी होती थी, तो वो बहुत, उसमें कुछ म्यूजिक क्रिटिक्स भी आते थे। एक उसमें आती थी अलका पांडे जी आती थी, वो फिर लिखती थी इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस। और मैंने फिर पंचकुला में भी नेक्सस के साथ भी आपने किया था ना, फिर मैग्नम नेक्सस के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। व्हाट वाज दैट? वो 96 में वो कल्याणी संगीत महोत्सव था। छोटी सी एज में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट? उसमें क्या परफॉर्मेंस करने थे आपने? कल्याणी संगीत एक मैग्नम नेक्सस करके उन्होंने एक कंपनी बनाई। बाद में वो फिर ट्रेडिंग में चले गए, कई चीजों में चले गए। तो मेरे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया शायद 3 साल का, और वो उनका एक बहुत बड़ा इवेंट था कल्याणी संगीत महोत्सव। वो 4 दिन का फेस्टिवल था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो उसमें पहले दिन भीमसेन जोशी जी, यस, तो मैं भीमसेन जोशी जी से 2-3 बार मिला था। तब मैं उनसे सीखना चाहता था, तो फिर संभव नहीं हो पाया। लेकिन उनको मेरा नाम याद था, कश्मीर का एक लड़का है, उसका नाम धनंजय कौल है। और
तो जब मैग्नम वालों ने उनको बोला कि पहले एक यंग सिंगर हमारे हैं वो गाएँगे, तो उनने बोला कि कौन है? तो विदुर जी ने उनको बोला कि ऐसे, अच्छा, अच्छा वो कश्मीर का लड़का है। नहीं ऐसा क्या करो, बात! मैं पहले मैं गाऊँगा क्योंकि मुझे देर हो जाएगी फिर, तो मेरे बाद उसको फिर गवाओ। तो पहले भीमसेन जोशी जी ने गाया, हमने सुना, और तो वो माताजी भी साथ थी, उनकी वाइफ़ वो भी थी उस दिन। तो तो उनके बाद मैंने गाया। मतलब मैं तो नर्वस था कि अब मैं गाना, मतलब इतने महान गायक लेकिन के उसमें बाद जो कि उस टाइम न नासमझी थी, तो मैंने उसमें ठुमरी गाई थी। ठुमरियाँ और ठुमरी गज़ल और कुछ कुछ गाया था शायद 1 घंटा। तो ऑडियंस पूरी भरी हुई थी, और ऑडियंस, और सामने अनूप जलोटा जी, मैंने अभी, मुझे मुंबई जाना है तो मैंने उनसे मिलना है, तो मेरे पास वो वो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं। महफ़िल जमाते रहते हैं वो। अनूप जलोटा जी सामने बैठे पूरे प्रोग्राम में, तो मेरे बाद फिर अनूप जलोटा जी ने 3 का गाना था एक ही शाम में। फिर नेक्स्ट डे हरिहरन जी थे, फिर हरिहरन जी मुझे वहाँ, हम लोग होटल में थे, सॉफ्ट एस्टोरिया होटल में। तो हरिहरन जी ने बोला कि मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो मैंने सुना आपने गाया है, मुझे आप दोबारा सुनाइए, मैंने आपका गाना सुनना है। तो नेक्स्ट डे उनके रूम में मैंने 2 घंटे गाया उनको, क्या गाया बात! क्या हरिहरन। बात! तो शोभा तो गुरुटू जी थी, वो बहुत प्यार करती थी अच्छा, मुझसे, शोभा गुरुटू जी, क्योंकि वो संगीत निर्मला गुरु। जी को भी जानती थी। अच्छा, तो अच्छा। बोला, तो सबको अपनी बेटी, अपनी फैमिली से मिलवाया मुझे। तो शोभा गुरुटू जी बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाँ, बड़ी हस्ती थी वो। और वो है ही वो माशाल्लाह तो थी। तो वही, फिर इस तरह आपका जो है उसके बाद आप ग्लोबल भी बहुत ज़्यादा चले मगर एक चीज़ पूछना है कि क्योंकि आप इतनी महान हस्तियों के साथ गए, इतनी महान हस्तियों ने आपको जाना, तो कभी बॉलीवुड में कभी जाने का या गाने का कुछ कभी सोचा नहीं या जी, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं बजाए दिल्ली के, मैं मुंबई जाता था और वापस आता था। तो और उस वक़्त जवानी थी, और बहुत सी चीज़ें होती थी, और फिर मेरी तबीयत भी कुछ अजीब-सी थी। मैं अक्सर उत्तरकाशी जाता था, वहाँ मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, और बल्कि उनकी फ़ोटो भी है यहाँ पे, मैं दिखाना भी चाहूँगा। जय हो महाराज, तो जयकार ये, महाराज जॉन। तो और मैं स्वामी भूल ही जाता था। सच्चिदानंद जी, जी, जी। स्वामी सच्चिदानंद जी। जी, स्वामी सच्चिदानंद जी ये उत्तरकाशी के एक गाँव में रहते हैं। उत्तरकाशी वो जगह है जहाँ मेरे पिताजी ने अपने सन्यास में तपस्या की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए उस भूमि से मेरा लगाव है। तो वहाँ स्वामी जी रहते हैं, उनने मुझे, पिताजी ने मिलवाया। ये अलग एक जंगल में, गंगा जी के किनारे, जहाँ कोई जा नहीं सकता शाम के बाद, वहाँ इनकी ये इनकी रहते हैं। गुफा है वहाँ पे, इनकी गुफा है क्या वहाँ नहीं, पे? गुफा गुफा में रहते हैं? गुफा-वुफा कुछ नहीं है। वो एक हुँ। गाँव है, वहाँ कुटिया है, एक पुरानी 150 साल पुरानी अच्छा, कुटिया। अच्छा। उसमें रहते हैं, और दुनिया से ये किसी से मिलते नहीं हैं, सिर्फ़ वही वही इनके पास जाते हैं जो इनसे वाबस्ता हैं, काम जो इनके करते हैं। शागिर्द हैं। हुँ। और तो स्वामी जी जो मेरे, मतलब इस टाइम मेरे, क्या मैं कहूँ, रहबर कहें आप, और एक स्पिरिचुअल आपके गुरु समझिए आप हर चीज़ परम पे जो पिता है, तो उनका बहुत आशीर्वाद है मुझ पर। वो असली कर्नाटक से आते हैं, और बैंगलोर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे आज से 60 साल पहले, अच्छा। 50 साल पहले। हाँ, और इनका इनका सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। तो उसके बहुत बाद बड़ी उनको वैराग्य आया, और फिर हिमालय में आए, और कई साल के फिर अध्ययन और तपस्या के बाद वहाँ उत्तरकाशी में मातली गाँव है वहाँ, उस गाँव में रहे। तो अभी वहीं हैं। तो मैं फिर भूल ही जाता था। मैं जब मुंबई गया तो गोविंदा जी ने और उनके बड़े भाई कीर्ति जी ने मुझे बोला कि आप अपना काम निपटा कर आप वापस आ जाइए। मैं वापस आता था, मैं भूल जाता था फिर, और मैं तो पहाड़ों में और हिमालय में कहीं बैठा, और तो ये उस टाइम ये, अगर मैं मुंबई में रहा होता, मैंने वहाँ घर लिया होता, तो मैं अभी तक करीब 100 फ़िल्मों में गा चुका होता। और मैं जब भी, उसके बाद जब भी मैं मुंबई गया तो मुझे लोग महफ़िलें करते थे। मुझे इला अरुण जी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और जितने भी मेरे वहाँ चाहने वाले थे, तो जहाँ-जहाँ गाया, तो बहुत लोगों ने, राज़दान साहब ने, और अ, लेकिन उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो
अब इंडिया में वही एक ही इंडस्ट्री है अब, तो कि वहाँ पे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप वहाँ रहते हैं, मुंबई में अब आप रहना उसका है। हिस्सा, अगर आप वहाँ नहीं रहते हैं, देन यू विल बी ट्रीटेड एज़ एन आउटसाइडर, आउटसाइडर। कि विज़िटर है कोई। तो मैं अपनी मस्ती में रहा और मैं यही चाहता था कि बस मैं गाता रहूँ और मैं रियाज़ करूँ और मेरे मेरे गले से जो मैं चाहता हूँ वो लगे, जो सुर मैं चाहता हूँ वो लगे। तो इस बारे में नहीं सोचा। अब मैं फिर भी इस स्टेज पे भी अभी भी मुझे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं 1 साल से, तो मैं इसमें बड़ी शिद्दत से लगा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी गाना है, जो मेरे पास शायद उस तरह का गाना बहुत कम लोगों के पास अ, होगा इस वक़्त, तो मेरे जॉनरा में। तो मैं चाहता हूँ वो डॉक्यूमेंट हो और मुझे वो लम्हा फ़िल्म में मौका मिल गया था, लेकिन अब वो छोटा लड़का था, उसका जो म्यूज़िक डायरेक्टर था, उसको फिर मेरे से शायद उसको कुछ लगा होगा, फिर उसमें मैंने उसमें गाया नहीं। मुझसे उन्होंने काफ़ी मतलब एक क्या कहते हैं उससे सलाह ली। उसके बाद 1-2 प्रोजेक्ट में मैंने आर्को बनर्जी ने मुझे बुलाया, जिन्होंने इसमें म्यूज़िक किया है, ये जो है केसरी में। तो वो अच्छा, अच्छा। सुपरहिट उनका वो बहुत गाना सुंदर, बहुत सुंदर म्यूज़िक। एक एक प्रोजेक्ट चला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाषिनी, तो उसमें मेरा नाम किसी ने रिकमेंड किया था, तो बाद में उन्होंने मेरी वॉइस रख ली एज़ कश्मीरी। उसमें 16 लोग थे, सोनू निगम जी ने गाया था और बाकी लोगों ने गाया था, तो कश्मीरी भाषा में मैंने गाया था, 3 मिनट का गाना था। फिर अच्छा, अच्छा। फिर आर्को साहब ने मुझे रात को 2 ढाई बजे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ आप बॉम्बे आएँ, मैंने आपका गाना सुना आपकी वॉइस में। तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी थी, फिर मैं बॉम्बे गया और तो उनने मेरा ये गाना रिकॉर्ड किया। तो अभी वो किसी उसमें अभी आया नहीं। तो तो इस तरह से ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई। तो चलो, उम्मीद रखेंगे कि आप भी आगे भी। तो अभी तो बस ये तो 2025 है, इसमें मेरा रेज़ोल्यूशन ये है कि मैं कुछ डायरेक्टरों से मिलूँ, उनको बोलूँ, जैसे अभी फ़िल्म हिंदुस्तानी फ़िल्मों में ठुमरियों का बहुत चलन है, अच्छा, अच्छा। कि मैं उनको सुनाऊँ ठुमरियाँ कि भाई मैं मर्दाना आवाज़ में मेरी अभी भी आपकी आपके आशीर्वाद से मेरी आवाज़ अभी भी जवान आवाज़ है। तो मैं उनको कहूँगा कि यंग मेल वॉइस में ठुमरी ऐसे होती है, क्योंकि ठुमरी का जो एक एक कॉमन परसेप्शन जो है, ये कोई लेडीज़ का अधेड़ उम्र शोभा की औरत बुजुर्ग गाएगी जैसे, हाँ। या कोई लेकिन ठुमरी वो नहीं है, ठुमरी एक लाइवली एक गाना है जिसमें यूथ है और जो हमारी ठुमरी उसमें एक तैयारी अंग है, एक अलग अलग उसका एक 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 एप्लीकेशन वॉइस एप्लीकेशन उसकी अलग है। तो मैं चाहता हूँ कई डायरेक्टर इस टाइम है जो इसमें बड़े इंटरेस्टेड हैं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट इन 2025 कि मैं किसी तरह से मेरा ये गाना जो भी है वो डॉक्यूमेंट हो चलो, और वेट करेंगे। तथास्तु, बाकी कुछ हो। तथास्तु। आपकी मुलाकात गुलाम अली साहब से भी हुई है, उनके साथ भी आपने परफॉर्म किया हुआ। आशा जी, भोसले जी के साथ भी, इसके बारे में बताइए। और कुछ सुनना ये चाहेंगे अगर आप गुलाम अली साहब का कुछ, उसके बाद मुझे हाँ, आपका ज़रूर। मेहदी हसन साहब सुनना है। ये क ये एक अलग ही चैप्टर है मेरी ज़िंदगी का, कि जब मैं गा रहा था और मैं ट्रैवल करता था 2004 में मेरा जो गुजरात के साथ जो मेरा संबंध है, ये उसी उसी से पॉसिबल हुआ। 2004 में मैंने विरासत इंटरनेशनल फेस्टिवल में गाया था। वहाँ गुजरात के चीफ सेक्रेटरी थे वो उस वक़्त विजय रंजन जी, वो आए थे। उनके साथ मेरी एक बहुत स्नेह हुआ। तो उन्होंने मुझे गुजरात वहाँ अहमदाबाद बुलाया कॉन्सर्ट के लिए। वहाँ एक सिटी पल्स करके एक जगह है। तो ये 2004 में। तो तो मेरी ज़िंदगी का एक अलग ही अध्याय शुरू हुआ और वहाँ दो जब मैंने गाया तो ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हुआ और मैं 2 दिन वहाँ रहा। तो नेक्स्ट डे वहाँ पे एक प्रमोटर आए थे, उनका नाम है बक्का भाई, वो मेरे अब दोस्त हैं और भाई जैसे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो अभी हैं, आज तो हैं आप यहाँ? तो मैंने कहा जी। तो बोला हम आपको एक एक संत हैं हमारे, वहाँ ले जाना चाहते हैं। आपको वहाँ गाना है, अगर वो आपको आधा घंटा सुनेंगे और बस आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो मैंने खालिस नाम सुना था श्री मुरारी बापू जी का, अरे क्या है बात। ना? मैंने नाम सुना था सिर्फ। और सुबह से 2-3 गाड़ियाँ आई, उनके और भी दोस्त थे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो
उस कॉन्टेक्स्ट में ये बताना ज़रूरी है। देन हम सुबह निकले अहमदाबाद से, करीब 5-6 घंटे लग गए। महुआ एक जगह है, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ बापू से मुलाकात हो गई शाम को करीब 4 बजे, और बापू ने कहा कि बस शाम को आपका गाना सुनना है। और वहाँ उनके गुरुकुल में एक सरस्वती मंदिर है, वहाँ पे सब स्टेज लग गया। वो इलियास भाई आए, वो सारंगी बजाते हैं। एक और तबला नवाज़ हैं, वो आ गए। मेहदी हसन एक हैं वहाँ जो तबला बजाते हैं, वो आ गए राजकोट से। और 8 बजे महफ़िल शुरू हुई, 300-400 लोग थे। और बापू, दैट वाज़ माय फर्स्ट मीटिंग विद बापू। तो उनकी शख्सियत देखकर मैं, मतलब बिल्कुल उनके चेहरे की तरफ नज़रें उठाना मुश्किल हो रहा था, ऐसा उनका एक तेज है। तो मुझे बक्का भाई सब कर रहे थे, तो बक्का भाई ने मुझे बोला कि बस आप जो भी है, आधा घंटा, पौना घंटा सुनिए। तो 8 बजे मैंने गाना शुरू किया। मैंने पहले ठुमरी या कुछ क्लासिकल टाइप का कुछ कंपोज़िशन गाई। तो बक्का भाई साइड से आ गए, उन्होंने मेरे कान में बोला कि बापू गज़ल सुनने के बहुत शौकीन हैं, गज़ल की शायरी। वो बहुत शौकीन है, वो तो बहुत शौकीन है, वो शेर और तो शायरी के बहुत ज्यादा शौकीन। तो मैंने 8 बजे गाना शुरू किया शाम को, सुबह के 5:30 बजे तक 9 घंटे मैंने गाए। क्या बात। उसका उसका एल्बम बनाया है उन्होंने, सूफी गज़ल करके, वो सीताराम सेवा ट्रस्ट ने। वो बहुत उन्होंने सर्कुलेट किया है। वो 4 सीडीज़ का सेट है। तो मतलब मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये मैं गा रहा हूँ या कोई गवा रहा है मुझसे। उसमें 4 दफ़ा टी ब्रेक हुआ, 4 दफ़े। तो 9 तो घंटे मैंने स्पिरिचुअल एक वहाँ कनेक्शन जब हो जाता है ना, तो किया। फिर एंड दोनों देन चीजें माय डेस्टिनी चेंज्ड। उसके बाद जो मैंने गाया, मतलब आई कुड डिस्कवर माई सेल्फ एंड माई गायकी। जो मेरे पास पिताजी का एक ग्रंथ है लिखा हुआ उनके हाथ से, मैं जो ही सफ़ा खोलता था और मैं गाने लगता था। ऐसा क्या उनका आशीर्वाद रहा। और उसके बाद फिर बापू के साथ, मतलब 2004 से लेकर 2014 तक मुझे पता नहीं मैं कहाँ-कहाँ मैंने गाया है। 8-8 9-9 घंटे जूनागढ़ में, वहाँ शिव म भावनाथ में 9 घंटे, ऋषिकेश में 8 घंटे। वो सब ये ना, बापू की तकनीक थी। बिल्कुल एक स्पिरिचुअल जो आप, क्योंकि मैंने आपका देखा है, जब भी आपसे बात करता हूँ सोच नहीं आपका सकते। स्पिरिचुअल ज्यादा है। जी, आप जो बिल्कुल बलपूर्वक स्पिरिचुअल। गाना होता है, जैसे हमारा गाना जो है ना, वो पूरे गले का गाना है। गाने के कई प्रकार हैं हिंदुस्तानी संगीत में, आवाज़ की। तो हमारा गाना जो है वो आवाज़ को ऑलमोस्ट गले के बीच वाली आवाज़ जो होती है, उसमें इंसान 2 घंटे गाए तो बहुत बड़ी बात है। उस आवाज़ में 8-8 घंटे गाना, दैट वाज़ ऑल हिज़ ब्लेसिंग। तो फिर मेरा गुजरात मेरा स एक कर तो फिर 2005 में मेरी मुलाकात सुल्तान खान साहब से हुई। फिर जो सुल्तान खान साहब ने मुझे इतना प्रमोट किया गुजरात में, और कहाँ-कहाँ हमने कॉन्सर्ट्स किए, और वो गाना सारा रिकॉर्डेड है। तो मैंने फिर वहाँ मैग्नम, ये कहते हैं, एक कोकोनट करके एक ग्रुप है अहमदाबाद में। हाँ, तो उनका भी उन्होंने आपके दोस्त उसके जो चेयरमैन हैं रश्मि भाई मजीठिया, वो प्रोग्राम में आए थे। तो वो मेरे बिल्कुल भाई जैसे हो गए, तो उनने मुझे बहुत प्रमोट किया। वो सब कॉन्सर्ट्स फिर उन्होंने किए, रश्मि भाई मजीठिया जी ने। जो गुलाम अली साहब का था, कैलाश खेर वाली ये सी इवेंट थी, फिर आशा जी वाला इवेंट था। तो रश्मिन भाई, तो गुजरात मेरा एक ऐसा, तो मैंने सुल्तान खान साहब के साथ ऐसे-ऐसे गाँवों में गाया है। जब मैंने पहली दफ़ा वहाँ बापू के कुटिया में गाया, तो सुल्तान खान साहब थे और 50-60 लोग थे। तो मैं मिश्र शिवरंजनी, एक पंजाब अंग की एक एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो, तो मैं वो एक ठुमरी थी, निर्मला जी को मैंने गाई। तो सुल्तान खान साहब ने बहुत मतलब जो उनके कमेंट्स थे कि यार तुम ये जो पंजाब अंग वाले हैं, तुम सब इसमें कितनी मिलावट करते हो आप लोग, ये सब। वो उनका एक अलग ही पर्सोना था। और उनकी गुजरात में ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी उनकी, सुल्तान खान साहब की। तो अब मैं सुनता गया, और लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से, वो पहली हमारी मुलाकात थी। उसके बाद वो मुझे ले गए दूसरे दिन, एक गाँव है वहाँ महुआ से आगे, वहाँ एक बहुत बड़े संत, लाहौर के एक संत थे। उनकी उनकी जो समाधि है, उसका एक वो था, एक उसकी एनिवर्सरी थी समाधि की। और वो सुल्तान खान साहब से बड़ा प्यार करते थे वो संत जो थे। तो वो गुज़र गए थे, तो वहाँ पे प्रोग्राम था।
और वहां पंजाब से करीब 1000-1500 लोग आए थे। तो वह रात के 1 बजे हम पहुंचे और सुल्तान खान साहब ने सारंगी बजाई। तो पंजाब सुल्तान से। साहब ने बोला हमको कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट बजाऊंगा सारंगी, उसके बाद ये मेरा ये छोटा दोस्त है, ये सुल्तान खान साहब के वर्ड्स हैं, इसका गाना आप सुनिए। तो ये सुल्तान खान साहब ने वही मिश्र शिवरंजनी इस सारंगी पे बजाई। क्या बात। Just to convey to me that don't be you know हम भी गाते हैं। he thought that I might be worried कि यार सुल्तान खान साहब ने ऐसे बताया। तो उनने वही जो बहलावे हैं ना उसमें शिवरंजनी जैसे है, गर सरे गा पा धा सोने यार पुनलदा हर जान रो रो नैन गवाए सजना मरी जा बीती जय रो नैन गवाए रो रो नैन गवाए रो रो नैन ये शिवरंजनी का जो रूप क्या है, बात, क्या बात। ये उन्होंने वही लिखा है जो ने लाजवाब, वो कहते हैं ना वेव्स जो आ सारंगी रही थी। महाराज मैं वही तो कह तो रहा हूँ कि आपके साथ 2-4 बार मतलब बैठेंगे की तो वजह से स्पिरिचुअली हो जाएंगे जी पूरे। जब ये आपका, मैंने देखा कि आपका स्पिरिचुअली अंदाज है, आपकी गायकी में ही स्पिरिचुअल है, जो मुझे एहसास हो रहा है आपके साथ आज बात करके। उसमें कोई दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि स्वर जो है, स्वर साधना तो तभी मुमकिन है कि जब उतनी ऑनेस्टी हो, वो पहली चीज है सुर के प्रति, क्योंकि उसमें कोई और विकल्प नहीं है। आई मीन उसको एक, क्योंकि संगीत तो सुर में वो एक सिद्धि पैदा करना ही, एक बापू ने बड़ा खूबसूरत इसके बारे में बताया कि शुद्धि से सिद्धि, क्या बात, शुद्धि से सिद्धि, शुद्धि से ये सिद्धि है। शुद्ध स्वर तो हो तो ये सिद्धि मिल, सही है। हाँ, तो उसमें ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, इसमें रास्ता ही यही है, रास्ता यही रूहानी है। तरीके से जब जाए, एग्जैक्टली। हाँ, बाकी जो जो उसका फाइनेंशियल या जो उसका दुनियाई एस्पेक्ट है वो अलग है, वो फिर फॉलो करता है। लेकिन यह है कि अगर परमात्मा की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तो आपके कंठ में सुर की जगह बने, तो तभी ये मुमकिन है। ये सोचने से नहीं होता है, ये ये या तो सिद्धि ऐसी कृपा हो, या भैया, तो शुद्ध किसी हो जाए तो महापुरुष सिद्धि की भी आ जाए, कृपा हो, जिसको कहते हैं या फिर आत्मा। आप करें, जैसे मैं करता हूं अभी, जो स्वर स्वर अभ्यास आप करें, तो फिर वो दोनों चीजें होंगी, मिल जाएंगी। साथ अब साथ होंगी। फरमाइश आ रही है मेहदी हसन साहब की गजल की, आपसे गजल सुनना चाहेंगे आप? जी जी, मैं थोड़ा सा गाऊंगा। मैं आप थोड़ा सा आपको पानी ये लीजिए, सुनाता पहले आप हूँ। पानी लीजिए। हाँ, अगर आप मुझे 1 मिनट देंगे, आप मुझे, जरूर जरूर। मैं हाँ अकेला हूँ, प्लीज। मैं जरा वहां से पानी लेके आता हूँ। हाँ आप ले लीजिए। चलिए, तब तक मैं आज सबके नाम नहीं पढ़ सका क्योंकि मैं इतना खो गया था धनन जी साहब की बातों में। वेलकम करता हूँ भारती रैना जी। तो मैं अभी उनसे जिक्र करूंगा अरनीमाल की शूटिंग जो आप कह रहे थे, ये सर सफापुर में ही वही थी क्या ये अरनीमाल की शूटिंग? हमारे साथ रविंद्र भट्ट जी है, शशि पंडित जी है। रविंद्र भट्ट जी, आपकी फरमाइश हमने आगे बढ़ा दी। सुमिता रैना हंडू जी, नरम जमाल जी, सही मानो इट इज अ गिफ्ट जो भी इस तरह की म्यूजिक ही होती है।
संजय जोशी जी, अनंता कौल, काफी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम, मोर देन 33। मैं कोशिश करूंगा कि सबके नाम यहाँ पे देख सकूं। सुरागनी प्रोडक्शंस, रोजी आप क्या कह रहे हो? आपके सारे वो आईडीज बंद कर दिए हैं? अश्विनी कौल जी, सुनील जी वेलकम। वाह क्या बात। रेनू मला जी नमस्कार। रविंदर भट्ट जी, भारती रैना जी, उर्मिला कौल जी, अंजू काग जी, आपकी गुजरात की बातें हो रही थी। संतोष लिदू जी, राजन प्रसाद सिंह जी, रत्ना पंडित जी, काफी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम। मैं उनकी तब तक एक ऐसी चीज सुनाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है, पहले गाई थी उन्होंने। निर्मोही संग रे, लाखों के बोझ सहे मैंने, बेगम अख्तर को अगर सुना होगा किसी ने, बोझ सहे ये बिल्कुल जैसे वही गाना है। सितमगर क्या बात है। तेरे लिए मैंने लाखों के बोझ सहे हैं राम, लाखों के बोझ सहे। जी वेलकम। मंजू रैना जी, निर्मोही संग नेहा लगा के राह तकत रही, नैना बिछाई के है, जग के ताने सहे राम, लाखों के बोझ सहे है राम 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 राम। मैंने लाखों के है राम। ये वो गाना है, कश्मीरी गाना है जो ललभुन थोबनमनार, ललभुन थोबनमनार, न्यूनम करार विसिए, न्यूनम करार विसिए, ललभुन थोबनमनार, न्यूनम करार विसिए, न्यूनम करार विसिए, गुंडनम गुंडनम अशकुना, गुंडनम अशकुना, न्यूनम करार विसिए, न्यूनम करार विसिए, गुंडनम अशकुना, गुंडनम अशकुना, न्यूनम करार विसिए, न्यूनम करार विसिए। वेलकम मारा, वेलकम बैक। मैं तब तक आपका वो जो बेगम अख्तर वाला सुना रहा था वो, उसके बाद अब ये सुना रहा था। मैंने कहा मेहदी हसन साहब का आपसे सुनूंगा।
वहां पे नहीं दिखाऊंगा लाइव। तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो उसका वीडियो भी है बहुत यूट्यूब पे, शानदार और बना वो है, मैं दिखाऊंगा अभी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में अपने जज्बात में नगमा तेरा जाने के लिए, अपने जज्बात में नगमा तेरा जाने के लिए, मैंने धड़कन की तरह दिल में बसाया है तुझे, मैं तस्वीर भी जुदाई का भला कैसे करूं, मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, निरा गम गम पगम गर निजमा पगम पनी सदा मद पग गम पनी सने निज ग मद पगम पगम रे निज गम प जिंदगी सभी प्यार किया करते हैं, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज थोड़ी डिलेड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेरा एकदम, हाँ वो इसमें हो गया शुरू, थोड़ा सा डिलीट हो रहा है। हाँ क्योंकि रेणुमला जी, आपकी फरमाइश कौन सी है? पीछे चला जाता है ये।
आपकी आवाज नहीं आ रही। वो अब आ रही है कुछ आवाज? हाँ, मुझे वो जो मूवमेंट और साउंड में एक वो गैप है। मुझे कैसे है वहाँ आवाज कुछ आ रही है हाँ, मतलब कि डिलेड हो रही है? आगे पीछे है, हाँ वो आगे पीछे इसमें हो गया शुरू। इसमें ये हो जाता 8 बजे के बाद, ये प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो तो चलिए, या तो चलो आपसे बस एक आधा कुछ सुना और चाहेंगे। गुलाम अली साहब का, गुलाम अली साहब की एक गुलामी फरमाइश साहब है। की बहुत बहुत चीजें हैं, लेकिन उनकी एक चीज जो ने सॉरी, उनकी पॉपुलर चीजें तो लोगों ने सुनी है, तो चूंकि मुझे उनका पसंद है, जो उनने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के दूसरे दौर में जो उन्होंने चीजें की, वो रहती दुनिया तक अब रहेंगी। जो पहले जो उनने गाया, वो तो एक मस्ती मस्ती वाला गाना था, और उसमें उनके गले की जो तैयारी थी और जो उनकी सोच है, वो शायद दुनिया में एक ही कलाकार ऐसा हुआ है। उनकी गायकी के बारे में एक पैराग्राफ लिखा था पंडित विजय किचलू जी ने, जब वो एचएमवी के चेयरमैन थे। तो वो अच्छा, मैंने कहीं संभाल के रखा है, वो मुझे मिल जाएगा, मैं ढूंढूंगा कि गुलाम अली क्या है। तो उन्होंने यही बोला है कि गला तो सबके पास है, गला एक ऑर्गन है, लेकिन गाता कौन है असली, वो आपका जहन है। इट्स ऑल हियर इन योर माइंड। बिल्कुल सही है। तो जो गुलाम अली साहब को जो परमात्मा ने जो जहन दिया है, वो अद्भुत है। वो किसी और के पास नहीं है वो जहन, तभी वो गुलाम अली। और मैं जब उनसे पहली बार मिला था यहाँ दिल्ली में, तब मैं नया नया दिल्ली आया था 92 या 93 में, तो बहुत भीड़ थी। तो मैं अंदर पहुंच गया, जब वो नीचे आ रहे थे गा के, तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए कुछ लिखें इस पे, मतलब ऑटोग्राफ। तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ ऐसे देखा, तो उन्होंने उर्दू में लिखा, आप हमेशा सुर में रहें। तो वो, और फिर बहुत बड़ी बात। 5 जनवरी 2015 को मैंने उनके साथ गाया अहमदाबाद में। तो उसके काफी फोटोग्राफ्स हैं उस फंक्शन के, और उनको वो आपका गाड़ी में डीपी में मेरा भी गाना सुनाया था। फोटोग्राफ लगा। गाड़ी हाँ, में किसी ने मेरा गाना सुनाया था उनको, तो फिर उनके सेक्रेटरी ने बोला, अरे बंद करो ये गाना। तो गुलाम अली साहब ने उनको बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे सुनना है। फिर शाम को रश्मिन भाई ने उनको बोला कि, तो उन्होंने रश्मिन भाई से कहा कि मैं नहीं ज्यादा गा सकता हूँ, क्या कोई गा सकता है मुझसे पहले? तो रश्मिन भाई ने बोला कि वो धनंजय जी हैं। तो बोला, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। फिर मैंने उनकी 3 गजलें गाई, जो वो नहीं गाते अब, क्योंकि अब वो उनकी जो चलो है हमें हेल्थ सुना प्रॉब्लम्स। दीजिए, एक एक गजल सुना दीजिए। तो उसमें एक मुखड़ा था। अब ये शायद पॉपुलर नहीं, क्योंकि लोग तो वही हंगामा और चुपके चुपके यही सुनते नहीं हैं। नहीं, कोई अरे गुलाम अली की कोई भी उनकी हो। जो ये मेरा तो गजल, ये आप देखिए, मेरा ये उनकी गजलों में, ये लैंडमार्क गजल है उनकी पूरी दुनिया में। मेरी उनकी सबसे फेवरेट गजल सिंधु जो है, घाटी, जो रीचा बेसदा। हाँ, वो भी है, लेकिन पारा पारा हुआ, सुना आपने? तेरा सुनाइए सुनाइए। ने जान, ये सिंधी भैरवी का स्केल है ये। क्या पदा बात। मगरे ग मगरे निदा सा पारा पारा हुआ मेरा हमें जान, फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा, पर तेरा पर पम पद म बग मग पम रे मग सा सा ग रे नि सा ग पम रे नि रे मग सा नि
ni da ba ma da ba ga ma re ni da sa pa ra pa हुआ मेरा ने जाना फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा हुआ मेरा इसका शेर बहुत मशहूर हुआ था। वक्त के सोग में लम्हों का जुलूस वक्त के सोग में वक्त के सोग में लम्हों का जुलूस जैसे एक काफिलाए नाहगरा जैसे एक काफिलाए नाहगरा फिर मुझे छोड़ गए तारा गरा पारा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर महाराज। तो ये मैंने गाया था अहमदाबाद में। बहुत खुश है। मैं वही तो कह रहा, लग रहा था गुलाम अली को ही सुन रहे थे। तो बहुत उनने दुआएं दी। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरे पास मैंने शायद मेरे पास कुछ जमा पूंजी नहीं है, लेकिन मेरे पास जमा पूंजी वो बस इनका बड़ी चेतनाओं का जो आशीर्वाद मुझे मिला है। तो हम होटल में जब थे अहमदाबाद में, तो गुलाम अली साहब कहते हैं, यार आपका नाम नहीं मुझे याद रहता, धनंजय, क्योंकि मुश्किल नाम है। तो मुझे ये सुरीला बंदा कहाँ गया। तो फिर हमने डिनर इकट्ठा। तो लकीली आई वाज कैरिंग अ शॉल, मेरे पास एक शॉल थी, एक पश्मीना शॉल थी मेरे पास ब्लैक कलर की। मैं किसी और के लिए वो ले गया था। फिर मैंने वो गुलाम अली साहब को भेंट की। तो सारे फोटोग्राफर्स को बुलाया, बोला नहीं बस फोटोज ले लो। फिर मेरे साथ डिनर किया और बहुत उन्हें दुआएं दी। तो क्योंकि किसी की भी ऐसी आत्मा की दुआ मिले, और ये बहुत जिंदगी में काम आती हैं चीजें। हमने रेनू मला जी बोल रही, यही तो खजाना है, आपको ब्लेसिंग भी भेज रही है। यही तो खजाना है जो आपने हासिल किया है। रेनू मला जी चंडीगढ़ में है अभी। हाँ, हमारे साथ ही है यहाँ पे, चंडीगढ़ में ही है। हाँ, बस उनको मेरा नमस्कार बोलेगा। और जो कि उनका नाम आ गया तो मुझे विजय मला जी याद आए। और विजय मला जी के साथ मेरा बहुत क्लोज रिश्ता था। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे, और उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरह मुझसे प्यार किया और मुझे आशीर्वाद दिया। और वो मेरे फादर के साथ जब भी साल में एक बार वो सभापुरा आते थे और पूरी रात महफिल लगती थी। तो मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं उस वक्त 9th या 10th में था जब वो आते थे। ही वाज यंग मैन। तो और ये तो अलग है। और जब भी मैं जम्मू जाकर उनसे मिलता था, ये मतलब 2-3 साल 4 साल में एक बार, क्योंकि फिर दिल्ली में था मैं, तो हमारी बात जो होती थी वो अलग तरह की बात होती थी। क्योंकि उनमें और एक कॉमन बात ये थी कि जो जिस पंजाब अंग की गायकी का मैं जिक्र कर रहा था,
तो विजय कुमार मल्लान साहब उस गायकी के एक क्या मैं कहूँ, एक ऐसे साधु थे उस अंग के, और वो हमारा एक कनेक्शन था। वो अलग चीज़ है, उसके लिए मैं उस पे मैं बोलूँ तो अलग 2-3 घंटे लगेंगे। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गया और जिनका पंजाब अंग की गायकी में जिनका मैं मुरीद था, उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब, तो उन्होंने मुझे बोला, तो वो भी मल्ला साहब से परिचित थे और उनको पता था कि वो कौन हैं। तो ये हमारा, ये उनका, ये दैट वाज़ हिज़ लेगेसी, and his legacy will always live on, and we will always cherish his songs and what he has left. और वो जो तो उनने पाकिस्तान का याद आया, जो गाया, पाकिस्तान का आपने किया था, क्योंकि आपने बहुत सारे कंट्रीज में गए हो, बट पाकिस्तान का खासकर जिक्र करूं, वहां क्या जी मतलब पाकिस्तान, संगीत का तो वहां बहुत प्रेम है, बट आपको जी एज अ वो मैं पर्सन बता, प्रेम कितना मिला वहां? वो गजब, एक मेरी 2007 में हम गए थे, सार्क की एक फंक्शन थी यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ हमारी मुलाकात हो गई और ये 1-2 दिन में ये बन गया और हमें पाकिस्तान हाई कमीशन में बुलाया, वहाँ चाय पिलाई और वो वीज़ा सब हो गया। लेकिन उन्होंने कहा जी एज़ डेलीगेशन आप आएँगे। मैं पहले जम्मू गया, फिर आया, तो अमृतसर से जाना है बॉर्डर से। अच्छा, बॉर्डर से। सबसे ज़्यादा सामान मेरे पास था उस पूरी डेलीगेशन में। उसमें एक कथक अच्छा, डांसर थे मुंबई से, एक और सिंगर थी पंजाब की, हम लोग थे कश्मीर से, हम ही थे। मैं था और मेरी वाइफ़ थी। तो हम वहाँ पे, मेरे पास मेरा हारमोनियम था जो 25 किलो का है और सूटकेस, फिर वहाँ से वो मज़दूरों ने सामान उठाया। फिर जब वाघा बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ उस तरफ वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ कागज़ी फ़ॉर्मेलिटीज़ में टाइम लग गया। ये वो सब इधर-उधर की जद्दोजहद। फाइनली जब ये ट्रांज़िशन हुआ, जो यहाँ से हमारे पास जो लेबरर्स थे, उनने सामान उनके हवाले किया और वो हमें ले गए, हमें पता नहीं वो सामान कहाँ गया। और अच्छा, फिर एक नई कहानी, जब हम एंटर हुए लाहौर में, तो लाहौर के बारे में मैं सुनता था, अपने मेरे दादाजी ने वहाँ से ग्रेजुएशन की है। मेरे दोनों अंकल्स ने लाहौर में पढ़ाई की है, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने ग्रेजुएशन की थी वहाँ से, वो लाहौर पूरा से। कनेक्शन लाहौर के साथ है। और मेरे बड़े बड़े ताया पंडित सोमनाथ कौल जी और फिर पंडित श्याम कौल, दोनों ने लाहौर से पढ़ाई की 47 से पहले। तो और मेरे लिए फिर वो लाहौर शहर में रहना, क्योंकि सब लोग वहाँ, फिर वो जो होटल था हमारा, उसमें उनने क्या किया कि मैं और मेरी वाइफ़ को, एक प्रोफ़ेसर थी वहाँ, प्रोफ़ेसर भट्टी, उसने बोला जी कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं है। और जाते ही हम लोग बदनाम हो गए, क्योंकि सब प्रेस को पता चल गया कि भाई धनंजय कौल, ये कश्मीर कश्मीरी कौल कौल बोला आपने तो कश्मीरी पंडित हो गए। इसमें पंडित हो गए। तो वो उस प्रोफ़ेसर ने हमें घर में होस्ट किया। वो होटल से हमें निकाल लाई, तो हमने उसे उसने बोला कि मेरी एश्योरेंस पे ये पूरा एरिया सिक्योर्ड है। मॉडल टाउन, एक पॉश एरिया है वहाँ लाहौर में। तो वो जो नया लाहौर है, वो इट्स लाइक पेरिस, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सिटी, अच्छा, जो वो ऐसा है। तो ये अलग ही कहानी है। हम वहाँ करीब 7-8 दिन रहे और लाहौर में, और मॉडल टाउन में फिर मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के घर गया, वही मॉडल टाउन में उनका घर है। फिर वहाँ मेरा अंदर बैठना और वहाँ गाना, और वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हाउस, आई मीन दूर से दिखता है वहाँ। और वहाँ पे वहाँ पे सिर्फ़ एक मेड है, जो केयर टेकर मेड एक रहती है। उसने गाना गाया फिर, क्योंकि खान साहब की तो वो तो गुज़र गए थे 97 में। उनकी डेथ के 10 साल बाद मैं गया 2007 में। और लाहौर में जो लोगों ने हमें, मतलब जैसे कहते हैं ना, वो हाथों उसमें पलकों पे बिठाना, इस तरह का हमारा। हाँ, फिर मैंने लाहौर कॉलेज में भी गाया, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट में भी गाया, वहाँ पे और अल साथ हुमैरा जो पढ़ाई है कर वहाँ, चुके थे। वहाँ भी गाया, 3 जगह गाया। और उस्ताद हुसैन बख्श साहब के साथ मेरी मुलाकात, मैं तो मेरा इंसेंटिव उस प्रोग्राम का यही था। और जो उन्होंने गाया, वो गाना, अब जब तक दुनिया है, तब तक कोई आदमी वो गाना गा नहीं सकता। ये मेरा अच्छा, दावा है। जो हुसैन बख्श साहब का जो गाना है, चाहे कोई 50 साल भी अभ्यास करे ना, नहीं गा सकता। ज ज क्या वो बात। परमात्मा ने कोई आत्मा ही ऐसी भेजी थी। और वो जो है, वो बस उसके लिए मैं, कभी मौका मिले चंडीगढ़ में या कहीं एक लेक्चर हाँ, डेमोंस्ट्रेशन हो,
कि उनकी गायकी का तत्व है वो किस तत्व की गायकी है। तो फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया लंच पे, साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए क्या गाऊं? तो मैंने कुछ कहा कि वो फलानी चीज आप। फिर मैं वीडियो कैमरा ले गया था। फिर मैंने वीडियो कैमरा से वो उनका गाना सारा रिकॉर्ड किया। तो वो मेरे पास एक ऐसा शाहकार है। क्या आपके पास हो? कभी किसी यूट्यूब में नहीं डाला? नहीं, कहीं नहीं डाला। अरे वो आपके अपने पास ही रख दो। उस गायकी का मैं जो सबसे मुझे पसंदीदा जो मेरी गायकी है वो है काफिया। काफी की जो गायकी है। काफिया भी आप बहुत यस काफिया। हाँ। और वो जो उन्होंने गाया है तो बस। और जब लाहौर में जब उनने अल हुमेरा में गाया, रात के 2 बजे उनने गाया, मैंने गाया था 10 बजे, मैंने 1 घंटा गाया। उसके बाद हुसैन बख्श साहब को रात के 2 बजे गाना था और पूरा अल हुमेरा स्टेडियम भर गया। मुल्तान से लोग आए थे, से लोग आए हैं, फैमिलीज। वो अपनी कोई चाय लेके आ रहा है, कोई कॉफी लेके आ रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई। और फिर जब उनने गाया, बस वो समा देखने वाला था। बहरहाल ये एक बहुत एक वही कह रहा हूँ, जहाँ पे म्यूजिक लवर्स हो वहाँ पे और भी आनंद आता है, सुनने में भी गाने में भी। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि भाई ये जो रास्ता है, इसमें शायद हमारे कश्मीरी बिरादरी के या कश्मीरी हमारे समाज के कुछ ऐसे एस्पायरेंट लोग भी होंगे जो गाना गाते हों या इसमें उनकी दिलचस्पी हो। ये एक ऐसी दीवानगी की दुनिया है कि जिसमें सुर की जो दुनिया है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, और उसमें वो बस साधना और आपके पास जहन हो और आपको आपके दिल में उस्तादों के लिए इज्जत हो। बिल्कुल सही है। तब ये हो सकता है। इज्जत ना हो तो फिर क्या रह गया? बाकी कुछ नहीं है। अभी जो है सुनील जी पूछ रहे थे अबाउट द कश्मीर में, ये था कि उससे पहले मैं इस सवाल से पहले एक अकुनंदन आपने किया था, वो कमाल की चीज है। अकुनंदन अब ये मुझे दोस्तों ने याद दिलाया कुछ दिन पहले, क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद मैं बिजी हो गया अपने काम में। तो उस पे ओपेरा हुआ था पूरी इंडिया में, उनने 30-35 शो किए, बहुत शानदार। तो लेकिन जिन हालात में वो रिकॉर्ड हुआ, हम भागे श्रीनगर गए। राज काचरू साहब वो बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं। हमारा एक बहुत क्लोज इमोशनल रिश्ता है उनके साथ, राज भैया के साथ। एंड तो उन्होंने वो अपनी जो उनकी जाती एक ट्रेजेडी थी, आई डोंट वांट टू स्पीक अबाउट दैट ट्रेजेडी, एंड वो तो पता है मुझे। उन्होंने एक मिशन फिर बनाया, तो वो मैंने रिलीज फिर किया, मेरे हाथों से उनने वो रिलीज करवाया सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में। बहुत अच्छा बनाया। जो उसमें वो जो उसकी कंपोजिशंस हैं, वो बस मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ कैसे हो गया। बहुत वो बर्फ श्रीनगर में, मैंने श्रीनगर में रिकॉर्ड किया वो। अच्छा। हाँ, यहाँ से हम गए और विंटर में, और वहाँ पूरा 2 दिन में रिकॉर्ड करके वापस आ गए। आपकी इजाजत हो तो मैं सुरागनी में वो शेयर करना चाहूंगा, मेरे पास उसका वीडियो डाउनलोडेड है। आपकी इजाजत हो तो मैं सुरागनी में डाल दूंगा। वो बहुत ही सुंदर है वो, क्योंकि मेरे ख्याल में 45 मिनट का है करीबन, ज्यादा ही, बहुत लंबा है उसमें 5 है। तो मैं उसको एक बार सुन के मैं उसको परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं भूल गया हूँ उसकी जो धुनें थी। तो उसमें वो जो सबसे पावरफुल जो उसमें सेकंड कंपोजिशन है, थर थर चम, हाँ वो काफी में है। मर बे औलाद चम, मर बे औलाद। इसमें ये जो सुर है, ये सारंगी पे फिर उसने मंजूर शाह ने बजाया। दानी जाने गाने जाने दाने जाने दबदम पदम पगम कर, ये उसने सारंगी पे। सारंगी भी उसकी क्या उसमें सचमुच बहुत एंड आई थिंक ही इज नॉट अ ट्रेन्ड, उसने मतलब सारंगी में वो मास्टरी उसकी, उसमें मैं सुन रहा था, कामी में सुन रहा था, बड़े देर तक सुनता,
रहा ये। मैं कहा कितना आनंद आया। मैंने कहा क्योंकि ये लंबा है, इसमें आपको ये मैं जरूर ये सुरागनी में डाल दूंगा, ये पीपल शुड लिसन टू इट, हाँ। क्योंकि हम ऐसे ना लक्षार बचपन में सुनते थे इसके बारे में और ये हमारे जहन में बैठा हुआ। हो जाता है। जैसे मेरा एक गाना है वो बहुत बहुत यूएसए में बहुत उसको एंथम जैसा बन गया, वो भी धुन बन गई क्योंकि मैं नेचुरल स्केल जो है बिलावल उस पर बहुत काम कर रहा हूँ। अभी 10-15 साल से मैं उसी पे रियाज कर रहा हूँ। तो मैंने ये माना कि जो कश्मीर का संगीत है, कश्मीर का संगीत जो है मूलतः सब नेचुरल नोट्स में है, बिलावल में है। ये मैं 2-4 साल से मैं इस पे बोलता भी हूँ और करता भी हूँ। मैंने बाय चांस कोई पुराना इंटरव्यू मैंने कहीं मुझे मिला बड़े गुलाम अली खान साहब का, तो जिसमें वो बताते हैं कि क्लासिकल कैसे डेवलप हुआ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि क्लासिकल राग संगीत जो है वो ऊपर से नहीं आया है, वो नीचे धरती से, जमीन से। हाँ, तो उसमें वो बताते हैं जो देखिए जो शुद्ध स्वर है ना वो कश्मीर चले गए। तो मैं दंग रह गया। मैंने सोचा कि मैं 3-4 साल से अपनी सोच से ये प्रोपेगेट कर रहा हूँ कि कश्मीर का जो मूल जो उसका जो बेस है हमारे संगीत का वो बिलावल है, शुद्ध स्वर है। तो उसमें मैंने एक आजरगा का एक गाना किया है। अब देखिए ये बन गया, ये पूरे कोई भी कोई भी म्यूजिशियन उसके साथ बजा सकता है एंड किसी भी रीजन का सुना दीजिए नछुम तन मन क्या छुत तक बोल, वो भी उसके साथ आइडेंटिफाई कर सकता है कोई भी। अब उसका गामा पा गामा रे नी सा ये शुद्ध स्वर है, सा रे गामा पा दा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा दा नी सा रे गामा पा गामा रे सा। अब इसमें रचाव कैसे पैदा होता है, गा रे गामा पा रे मा गा मा रे रे सा धा सा गा मा दा नी नी सा धा मा दा नी पा गा मा रे गा मा पा गा मा पा गा मा रे गा मा पा गा मा रे नी धा सा सा गा पा सा नी धा नी सा गा रे नी धा धा पा मा धा नी धा पा मा गा गा मा रे धा नी धा नछुम तन पा न जिस्मो जान नछुम तन पा न जिस्मो जान सुंदर नछुस पीरूं नछुस दरखां नछुस पीरूं नछुस दरखां बुकत बस की नकद टिका सानी रे सानी सा गा मा पा गा मा रे सानी सा रे नी सा गा सा नछुम तन नी दा मा गा रे न जिस्मो जान न पा गा मा रे बुकत बस की नी दा नकद टिका पा गा मा रे सा रे नी सा गा सा गा पा सा नी दा मा दा नी रे नी पा नी पानी सानी बगा रे गा पमा नी पमा रे नी पमा रे मा गा रे गा सा रे नी दा। तो ये आपके साथ तो 8 घंटे भी कम पड़ेंगे हमारे लिए। क्या आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर जी। तो मुझे लगता है कि हम एक और एपिसोड करेंगे आज। मैं सही कह रहा हूँ, 2025 में ये मेरा पहला क्या उसको कह सकता हूँ मैं ऑनलाइन अपीयरेंस है, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए मैं थोड़ा अज्ञातवास में चला गया था, as you know. हाँ, वो because of your throat की problem. Continue this. Maybe after 10-15 days we can have one more session. बिल्कुल नेक्स्ट मंथ में आपसे, तब तक आपका गला और हो जाएगा, मुझे आपसे एक और सेशन जरूरी करना।
आपसे मैं बहुत जरूरी मैं है कि मैं डेफिनेटली गायकी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेरे मेरे बेसिकली वो गायकी। सवाल अब वो थे सारे, मगर आप क्योंकि 8:35 हो गए और आपके मैंने आपसे वादा किया था मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट जी, जी। मुझे भारती जी बोल रहे थे कि आपके घर में उन्होंने अरिमाल की शूटिंग भी की है, ये मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा। भारती रैना जी, तो वो आपके जी, सभापुर घर में अरिमाल की शूटिंग की है उन्होंने, क्या जी, आप जी। बता रहे जी, हैं, जिक्र कर रहे मैं उस टाइम मुझे याद है, मैं स्कूल में था और एनिमल की हैं। शूटिंग हमारे घर में हुई थी, माय गॉड! और मेरे पिताजी उस टाइम बहुत एक्टिव थे और मेरे जो बड़े भैया हैं संजय भैया, उन्होंने छोटे भवानी दास जी का उसमें किरदार किया था। अच्छा, क्या बात। हाँ, मैं अभी स्कूल में मुझे था ध्यान तब। है तो मेंशन किया था भारती तो जी ने। हमारे घर में तो फेस्टिविटी थी उस टाइम, जब वो आई थिंक भारती जी उसमें थी और उनकी अभी भी बहुत सारे मतलब लोग लोगों जुड़े हमसे, मुझे भी आपको मन नहीं करता छोड़ने का, बट बहुत टाइम हो गया, अब आपका बहुत टाइम लिया मैंने, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मगर बस मैं अभी अगले महीने जनवरी में नहीं, जनवरी में थोड़ा बुक है, जो मैं आपको फरवरी में आपसे एंडिंग फरवरी आपसे फिर चाहूंगा एक आपके साथ फुल ज़रूर फ्लेज मैं प्रोग्राम सबसे रिगार्डिंग यही म्यूजिक, मेरी दैट विल बी कंप्लीटली म्यूजिक। जी, जी, बिल्कुल मतलब Please, Kalsa, I ये है hope कि मैं थोड़ा सा हाँ, तो कोशिश sort of कम ये इंटरेक्शन के साथ because I really want to talk about कि भाई गाना क्या है? तो मैं सबसे यही अभी मेरी सबसे प्रार्थना ये है कि जितने भी लोग हैं तो जो जो अपनी दुआएँ भेज रहे हैं और जो प्यार करते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें और अपनी अपनी बेस्ट विशेस दें कि मैं आई वांट टू बी हेल्दी इनफ टू कैरी ऑन भगवान माय बाबा आपको ब्लेस करे सर। मिशन ऑफ कल सिंगिंग। आपके साथ जब बात कर रहा था तो वही मैं आपको कर रहा, हम दोनों का लग रहा था एक दूसरे की कहानी बता रहे हैं, बट जी भी जब अड़के हैं डायग्नोस बहुत प्रॉपर दूर हुआ, नो यू विल बी ऑल राइट, क्योंकि डायग्नोस प्रॉपर हो चुका है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपको जाने आई नहीं वाज दूंगा, वरीड। आपके जाने से पहले मैं आपकी एक गजल सुनाना जरूर चाहूंगा जो मेरी सबसे फेवरेट है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गमे दौरां का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं।
बहुत सुंदर सर। हाँ। जैसे मैं बता रहा था, ये मेरी मेहदी हसन साहब की सबसे, आपसे तो मुझे वो भी सुना था, चलो अगली बार सुनूंगा जरूर। प्यार भरे दो शर्मिले नैन, अगली बिल्कुल बार बिल्कुल जरूर सुनेंगे, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बहुत समय दे दिया। थैंक अभी थैंक्स भी अ हमारे लॉट। साथ और बहुत हैं। मतलब जाने का नाम नहीं ले रहे सारे, जी, बट आपका मैंने बहुत बहुत आपको शुक्रिया। किया, बहुत मैं बहुत अच्छा बहुत लगा और मेरा मन भी अच्छा हुआ। और मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं, और मैं आई एम आल्सो प्लानिंग अ विजिट टू चंडीगढ़। मैं चाहता हूँ वहाँ कॉन्सर्ट प्लान प्लीज हो, आइएगा तो प्लीज। इसी साल करूँगा डेफिनेटली, मार्च अप्रैल तक। तथास्तु तथास्तु। मिलना चलो भी मेरा होगा। अर्जुन, जी सो जी, बहुत नाइस। अच्छा लगा। और सबको गॉड ब्लेस सबको महाराज। नमस्कार, सबको हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ए हेल्दी एंड प्रॉस्परस गॉड न्यू ईयर। ब्लेस यू, ब्लेस अर्जुन 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 महाराज, थैंक यू। मन नहीं कर रहा, सचमुच मन नहीं करा जाने को, क्योंकि अभी बहुत कुछ पूछना था मेरे पास, पिटारा था सवालों का, मगर क्योंकि समय हमने बहुत ज्यादा ले लिया इनसे, मैंने वादा किया था कि ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट मैंने 10-15 मिनट ज्यादा बोला था। बट अभी तो हम 8:45 तक हो गए और आप लोग भी अभी तक जुड़े हुए हैं। तो जरूर जैसे उन्होंने वादा किया है, दोबारा बुलाएंगे उनको, हो सकता है फरवरी के एंड में या मार्च के फर्स्ट वीक में, फिर एक बार फिर उनके साथ सेशन करेंगे। दैट विल बी कंप्लीटली म्यूजिक सेशन, उसमें ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ इनसे ही सुनेंगे, इनसे ही सुनेंगे। बहुत ही है, मतलब एक समंदर है इनके पास, और जितनी गायकी जैसे है इनकी गायकी में, वैसे ही इनका मिजाज है, जो आपने देखा ही होगा। तो बहुत आनंद आया, वो मिठास अभी भी मुंह में है, और इसी मिठास के साथ आज आप लोगों से इजाजत ले लूंगा। फिर अगली बार मिलूंगा एक और शख्सियत के साथ, यादों के कुछ वर्क और पलटने को। नमस्कार, अर्जू सानी, साईं ब्लेस यू ऑल।